और पूरी टीम आरएन की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं। और यहाँ कुछ मैं आपको अलग बताने वाला नहीं हूँ, वही बताऊंगा जो आप लोगों से सीखा है। कॉलेज में तो जब हम थ्योरी पढ़ के निकले और शिक्षा तभी हमारी जब जैसे फार्मर के बीच हम गए और सीखने को मिला प्रैक्टिकल प्रायोगिक तौर पर जो पोल्ट्री सीखी है आप लोगों के साथ ही सीखी है। बस ये समझ लीजिए कि उन्हीं बातों को मैं बताने वाला हूँ कि जिसे हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जानना एक अलग बात है और मानना एक अलग बात है। जिस दिन हम मानने लग जाएंगे उन चीजों को जिनको हम जानते हैं, निश्चित रूप से हम सफल लाभदायक पोल्ट्री फार्मिंग कर पाएंगे। आज पोल्ट्री फार्मिंग दुधारी तलवार में चलने जैसी, जरा सा नजर हटी और दुर्घटना घटी। प्रॉफिट और लॉस दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं और अब कमाई की परिभाषा पोल्ट्री में पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज कमाई की परिभाषा है जो आपने बचा लिया वही आपने कमा लिया। आपने अपने फार्म पे मॉर्टेलिटी बचा ली, वो आपकी कमाई है। आपने अच्छा FCR ले लिया, आपकी कमाई है। आपके फार्म पे दवाइयाँ कम लगी, वो आपकी कमाई है। तो जो बचा लिया वो कमा लिया, ये एक स्लोगन है और इसी पे पोल्ट्री चल रही है। अच्छा न्यूट्रिशन निश्चित रूप से, अच्छा फीड अगर है तो हमारे परिणाम भी अच्छे आते हैं और इसीलिए ऐसे फीडों की मात्रा बढ़ जाती है जो पूर्ण रूप से संतुलित पोषक आहार हो पोल्ट्री के लिए। तो आरएन फीड्स का मैंने कल एक मेरे दिमाग में नाम दिया कि रिलायबल न्यूट्रिशन फॉर पोल्ट्री इज आरएन फीड। आर मीन्स रिलायबल और एन फॉर न्यूट्रिशन। तो रिलायबल न्यूट्रिशन पोल्ट्री के लिए वो आरएन फीड्स। मेरा प्रेजेंटेशन है कि कॉमन पोल्ट्री डिसीजेस, इसमें बहुत ज़्यादा तो मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत विस्तृत बृहद विज्ञान है ये कि इसमें जिस बात की जाए तो कई दिन खत्म हो जाएंगे लेकिन बातें खत्म नहीं होंगी। फिर भी कोशिश करूँगा कि इस पर आप प्रकाश डालूँ। तो सबसे पहले हम ये समझ लें, देखें पोल्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँची। हम देखें कि 1980 का जब दौर था तो ब्रॉयलर का लाइफ स्पान मतलब उसके जीवन कितना होगा ये था कि 21 दिन तो हैचरी में लगे, लगभग 30% इसका जीवन हैचरी में रहा और 50% फार्म में। तब ये होता था कि 35 दिन में 1 किलो वजन आया करता था, जो आज 32-35 दिन में 1 किलो वजन आता था। आज जब हम 2015 की बात करते हैं तो ये लाइफ स्पैन उसका 56 दिन का हो गया जो 71 दिन का था। और 2022 में हम बात करें तो ये लाइफ स्पैन उसका 53 दिन का हो गया। हैचरी का लाइफ स्पैन तो 21 दिन का ही है लेकिन फार्म पे ये लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है। जो वजन 28 दिन में आता था वो वजन 20 दिन में आ रहा है। जो वजन आपका जो 45-46 दिन में आता था वो वजन आपका 32 से 34 दिन में आ रहा है। मतलब ये कि आपके ब्रॉयलर का एवरेज बढ़ चुका है और जब एवरेज बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है। बुलेट का मेंटेनेंस बहुत कम था लेकिन जब 4 स्ट्रोक बाइक आने लगी तो उनका मेंटेनेंस बढ़ गया क्योंकि उनका एवरेज ज़्यादा था। और इस यात्रा में 1980 से 2022 की यात्रा में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसमें 2 चीज़ें हैं, मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन, ये एनवायरनमेंट का है, और जेनेटिक्स। निश्चित रूप से जल्दी वजन लाने के लिए वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत की। टॉप 100 से टॉप 400 आया, टॉप 400 से 430 आया, 430 से 435 आया। रॉस में भी अपने अपग्रेडेशन हुए, कई सारी ब्रीड आई जो बहुत तेजी से वजन बढ़ाए। तो ये जेनेटिक्स हुआ और एनवायरनमेंट मतलब आपका मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन, बहुत बड़ा रोल है न्यूट्रिशन का, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। तो अच्छा न्यूट्रिशन ने इसमें बहुत भूमिका निभाई। इसी तरीके से हम देखें कि लेयर फार्मिंग में जहां 270 अंडे मिलते थे शुरुआती दौर में, अब वो BB300 हुआ, BB330 हो गया। ऐसे ही वुमन्स का है लाइफ स्पैन जो अब 100 वीक तक आप प्रोडक्शन ले रहे हैं। अगर अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो अच्छा प्रोडक्शन आएगा। अब बेसिक नीड्स पोल्ट्री फार्मिंग की क्या है? फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर और फ्रेश फीड, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। हवा के बिना हम अपने आप में एक्सपेरिमेंट अगर करें तो हम कुछ सेकंड के लिए अपनी नाक अगर बंद करके हम सांस ना ले पाए तो हमारा जीवन कुछ मिनटों में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पानी और उसके बाद फीड, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर आता है इम्यूनिटी और बायोसिक्योरिटी।
ये दोनों सिक्के के एक दो पहलू हैं। इम्यूनिटी तभी अच्छी होगी जब बायोसिक्योरिटी अच्छी होगी। आप बहुत अच्छा वैक्सीनेशन कर रहे हैं लेकिन फॉर्म में बैक्टीरियल वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो रही है तो उस वैक्सीन का रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो इम्यूनिटी और बायोसिक्योरिटी दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, इनका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अब वीआईपी, मैं बोलता हूँ वीआईपी क्या है, तो वीआईपी है वेंटिलेशन इज पोल्ट्री। पोल्ट्री कुछ नहीं है, पोल्ट्री है वेंटिलेशन। इसी साइड क्या है, वेंटिलेशन। आप फ्रेश एयर दे रहे हो उसको, जितना अच्छा, जितनी अच्छी आबो हवा रखोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। न्यूट्रिशन आपका बहुत अच्छा लेकिन वेंटिलेशन पुअर है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा, फिर सारी चीजें बेकार हो जाती है। वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जब मैंने कैरियर शुरू किया था, ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ, जब 1994 में मैंने कैरियर शुरू किया, मुंबई मेरी पोस्टिंग थी, सिमरन में था मैं। उस समय ये होता था, छोटे बर्ड का बाजार था, 1350 ग्राम छोटा बर्ड बिक जाता था और 1800 ग्राम का बड़ा बर्ड। इससे ऊपर अगर बर्ड का वेट हो जाए तो बेचने में पसीने आ जाते थे। और ट्रेडर बर्ड तभी उठाता था इस कंडीशन में कि डॉक्टर साहब 30% छोटा माल मिलेगा तो बाकी बर्ड आपको उठाऊंगा। तो उसमें होता क्या था कि 1000 बर्ड अगर आपने पाला है मान लीजिए, और उसका 25 से 30% आपका 25 दिन में बिक गया, 1 किलो है भाई 1350 ग्राम के वजन पर 25 से 28 दिन में बिक गया, तो बाकी के जो 750 बर्ड बचे हैं उनको पूरा स्पेस और 250 बर्ड का मिल जाता था। तो वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता था। अब आप देखें दौर बदला और अब ब्रॉयलर का बर्ड 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो उसी 1000 स्क्वायर फीट एरिया में होता है और सारी बीमारियों की जड़ होती है। तो वेंटिलेशन जहां नहीं होगा वहां तकलीफ बढ़ेगी। तो पोल्ट्री में वेंटिलेशन बहुत जरूरी, इसका बहुत ध्यान रखें। स्पेस रिक्वायरमेंट का ध्यान रखें कि आपकी बर्ड को कितनी जगह चाहिए। एक कहावत है, आप जगह दे दो नहीं तो मुर्गा आपकी जगह खुद बना देता है। वो मरेगा, मॉर्टिलिटी हो जाएगी उतनी बर्ड की, वो अपनी जगह बना देगा। बनिस्बत इस बेहतर ये है कि आप उसको उसकी जगह दे दो जितना उसको चाहिए, तो मॉर्टिलिटी बची रहेगी। हाँ बोल दिया। पुअर वेंटिलेशन मीन्स लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई लेवल ऑफ अमोनिया। ये सारी बीमारियों की जड़। अमोनिया अगर बढ़ा, हाइपोक्सिया, आज आप देखिए 2.5 किलो का बर्ड है और पलट के पट से मर जाता है, कोई बीमारी नहीं, एसडीएस सडन डेथ सिंड्रोम, हाइपोक्सिया हुआ, ऑक्सीजन कम हुआ, अमोनिया लेवल ज्यादा है, बर्ड मर जाएगा बिना किसी सिम्टम्स इनसाइड द सेट। और डिसीज ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन, हम पोल्ट्री में 2 ही डिसीज है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिसीजेस यूआरटीआई जिसको बोलते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सांस नली की बीमारी और आंत की बीमारी। पोल्ट्री में 2 ही बीमारियां हैं, सारी बीमारियां इसमें खत्म हो जाती हैं। लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू एसाइटिस, ये एक बीमारी है बहुत बड़ी। एसडीएस सडन डेथ सिंड्रोम, जैसे मैंने कहा, पुअर डाइजेशन, पता चला आपकी बर्ड जो है कच्चा दाना पीठ से निकल रहा है, डाइजेशन नहीं हुआ, एफसीआर खराब होगा, उसका लूज ड्रॉपिंग होगी, बिना, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक डायरिया। स्पेसिफिक डायरिया कुछ इन्फेक्शन है नहीं, लेकिन ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन ये प्रॉब्लम हो रही है। हाई लेवल ऑफ अमोनिया क्या करती है, सीआरडी, सीसीआरडी जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड रेस्पिरेटरी डिसीज कहते हैं, पुअर वेट गेन, पुअर एफसीआर, इम्यूनोसप्रेशन। और ये देखिए अमोनिया जहरीले नाक की तरह है जो आपके प्रॉफिट को खत्म करती है। इम्यूनोसप्रेशन अगर आ गया फिर आपका बर्ड वेट भी गेन नहीं करेगा, परफॉर्मेंस भी नहीं आएगा और निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिसीजेज जो हैं फिर हम इनमें आगे बात करेंगे, अभी जनरल में देते हैं, वो भी सीसीआरडी अगेन कि अमोनिया बनेगी तो निश्चित रूप से सीआरडी की शुरुआत वहीं से होती है। गेटवे है सारी बीमारियों का कि अमोनिया बनी, बर्ड की सांस लेने में गई। अच्छा, मैं फार्मरों से पूछता हूँ फार्म पे अमोनिया तो नहीं है? नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं, कम बढ़िया, सब वेंटिलेशन बढ़िया है। और वो खड़े होकर 5.5 फीट की हाइट पे अमोनिया सुनने की कोशिश करते हैं। 1.5 फीट पे बर्ड है आपका, उस बर्ड के लेवल पे बैठिए और देखिए अमोनिया है कि नहीं है। 5.5 फीट के लेवल पे आप खड़े होकर नहीं तय कर सकते कि मेरे शेड में अमोनिया नहीं है। जिस लेवल पे बर्ड है उस लेवल पे अमोनिया चेक कीजिए। सारी सीआरडी की बेसिक जड़ जो है वो अमोनिया है। आईबी, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, ये ब्रॉयलर लेयर दोनों के लिए सबसे खतरनाक बीमारी है आज की तारीख में। इसके इतने वेरिएशन हैं, ये ठीक उसी तरीके से है, ये सेम वो वायरस है बर्ड के लिए जो ह्यूमन के लिए कोरोना है, उसी फैमिली का वायरस है। ये बर्ड का कोरोना है, अपना स्वरूप बदलते रहता है।
और इसलिए वैक्सीनेशन जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट। आईवी लेयर में भी बहुत खतरनाक है, सब क्लिनिकल अगर आ गया तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर देता है। इसमें बर्ड मरती नहीं है, दाना खाती रहेगी, प्रोडक्शन नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। एनडी और वीवीएनडी, ये मैं इस टॉपिक में कवर करूंगा आपको। ई कोलाई तो बहुत सर्व विद्यमान सर्वशक्तिमान बैक्टीरिया है, हर जगह है और ये बहुत बड़ा चैलेंज एंड न्यूसेंस है। फिर रानीखेत डिसीज, अभी इसका नया वेरिएंट आ गया I7, जो इतना खतरनाक हुआ कि फार्म के फार्म साफ हो गए। लेयर क्या, ब्रॉयलर क्या, कॉकरेल क्या, खूब बर्ड मरी, देसी बर्ड मरी। और मेरे पास तो कबूतर और तोते भी आए जिसमें रानीखेत था। जो वाइल्ड बर्ड हम देखते हैं कि रेजिस्टेंट हैं रानीखेत के लिए, वो कबूतर और तोते भी जब मरने लगे तब मुझे सीवियरिटी समझ में आई कि बटन शेप्ड अल्सर बन के वो बर्ड मर रहा है, मतलब वेरी विरुलेंट फॉर्म ऑफ रानीखेत डिसीज, जो एक म्यूटेशन हुआ वायरस में और इस तबाही मचाई इसने। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन जो है, जो आंतड़ी के इन्फेक्शन, सबसे सीवियर आज की तारीख में अगर कोई है तो नेक्रोटिक एंटराइटिस, ई कोलाई, अगेन साल्मोनेलोसिस, कॉक्सीडियोसिस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी नेक्रोटिक एंटराइटिस और कॉक्सी। ये देखिए दो प्रकार की बीमारियां हैं। एक तो क्लिनिकल हो जाए, उसके सिम्टम्स आपको दिख गए, आपने ट्रीटमेंट कर दिया। सबसे खतरनाक होता है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, जो बर्ड में आपको दिखेगा नहीं, लाल पीट हो रही है, आप कॉक्सी समझ लिए, अब ट्रीटमेंट कर दिया, बर्ड ठीक हो गया। लेकिन लाल पीट नहीं हो रही है और सब क्लिनिकल फॉर्म में कॉक्सीडियोसिस है या नेक्रोटिक एंटराइटिस है, वो पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। और वहीं पे सारी डायग्नोसिस किसी डॉक्टर की या किसी फार्मर की जिसका अनुभव है अब लगाने की जरूरत है। ये हर फार्म पे इसका बैक्टीरिया सेट हो चुका है, क्योंकि एक बात चल पड़ी है पूरे भारत में भी और पूरे विश्व में कि एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग नहीं करना है। विदाउट एंटीबायोटिक आपको फीड बनाना है और धीरे धीरे लोग स्पेसिफिक भी हो रहे हैं। लेकिन ये चैलेंज बढ़ गया नेक्रोटिक एंटराइटिस के लिए कि उसमें दवाइयाँ जो हैं नहीं डाल नहीं सकते अपन, क्योंकि इंटरनेशनली उस पर बैन आ गया, कोलिस्टीन बैन हो गया है, DMD में भी थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि, और ये बैक्टीरिया इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कोई चीज़ के लिए बहुत जल्दी अपना रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। कोई भी ड्रग आप अगर दे रहे हैं बहुत जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे। एंड्रामाइसिन अपन डाल रहे थे, एंड्रामाइसिन धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। एंड्रामाइसिन डालने के बाद भी कई बार इन्फेक्शन दिखता है। अब नोसीहेप्टाइड आ गया, तो ये आपको बदनाम होती है जो आप चला रहे हैं। CRD, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये सबसे बड़ा शत्रु है पोल्ट्री का। ये देखिए अमोनिया से शुरुआत हुई। इस शहर में अमोनिया पहले बनी, अमोनिया कॉन्सेंट्रेटर हाई था, धीरे से आँख बंद होना शुरू हुई, मेजर पैसेज हेम्पर्ड हुआ और फिर CRD माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो गया। ये देखिए, ये इस टाइप से लीजन आपको देखेंगे। एयर सैक जो है, एयर सैक्युलाइटिस हो जाता है और पूरा जो बर्ड में जो एयर सैक्स हैं, हम जैसे फेफड़े से सांस लेते हैं, हमारे जो हम सांस लिए हमारे फेफड़ों में जाएगा और जब हम एक्सपेल करेंगे तो फेफड़ों से सांस बाहर हवा बाहर आ जाएगी। बर्ड एयर सैक से सांस लेती है। उसके जो एयर सैक हैं वो 5 एयर सैक होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर, तो उस एयर सैक से सांस लेती है बर्ड। वो जब फूलते पिचकते हैं तो हवा अंदर आती है बाहर जाती है। हमारे फेफड़ों जैसी बर्ड सांस नहीं लेती है। तो ये बैक्टीरिया और वायरस जैसे ई कोलाई और माइकोप्लाज्मा जब अंदर जाते हैं तो इसकी एयर सैक्स की फूलने पचकने की शक्ति को खत्म कर देते हैं। ये एक तरीके से वैसी हो जाता है जैसे एक रबर बम कुछ समय तक खींच के रखते हैं, उसके बाद उसकी खींचने की ताकत खत्म हो जाती है। तो ये एयर सेक्युलाइटिस होती है, बर्ड सांस नहीं ले पाती और मर जाती है। ये एयर सेक्युलाइटिस ब्रॉयलर का है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ई कोलाई। अब ये देखें आप, ई कोलाई ये आपने बहुत देखा होगा, हर फार्मर में देखा होगा, हर फार्म में समस्या आती है। और ये ई कोलाई फिब्रिनस डिपोजिशन कर देती है, खून से फिब्रिन प्रोटीन को निकाल के विसरल ऑर्गन्स में जमा कर देती है और लीवर, जिसका सबसे पसंदीदा ऑर्गन है, वहाँ पे जमा हो जाएगी और बर्ड मर जाएगा। ये इस तरीके का भी, ये एडवांस स्टेज में जब आता है तो आपने ऐसा भी कोलाई देखा होगा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम विद ई कोलाई। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई एक इन्फेक्शन हो ट्रीटमेंट करना आसान है, लेकिन
जब दो इन्फेक्शन एक साथ हो जाते हैं, दो राक्षस मिल जाते हैं, तो 1 + 1 2 नहीं होते हैं, वो 1 + 1 11 हो जाते हैं। 1 और 1 11, तो 11 के बराबर ताकतवर हो जाते हैं। अब 3 हो जाते हैं तो 111 हो जाते हैं। ऐसा 3 मत समझिए उसको। इनका ट्रीटमेंट, क्योंकि एक माइकोप्लाज्मा है, ना बैक्टीरिया है ना वायरस है, और एक ई कोलाई है जो बैक्टीरिया है। अब इसके साथ कोई वायरल इन्फेक्शन आ गया तो और ताकतवर हो गया। ट्रीटमेंट किसका करो? कई बार ऐसी बर्ड आती हैं मेरे पास पोस्टमार्टम के लिए कि हमें सोचना पड़ता है कि ट्रीटमेंट शुरू कहाँ से करें, किसका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि वायरस ने इम्यूनोसप्रेशन कर रखा है, बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर रखा है, माइकोप्लाज्मा ने एयर सैक खराब कर रखे हैं। अब क्या ट्रीटमेंट करोगे आप उसको? क्योंकि आप अगर एंटीबायोटिक देते हो तो लिवर डैमेज है, बट वैसे ही पहले से टॉक्सिसिटी का शिकार है टॉक्सिन का, और आप एंटीबायोटिक दोगे तो और टॉक्सिन आ जाएंगे। ये ब्रीडर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रीडर माउंट ही नहीं कर पाता। नेचुरल मैटिंग में अगर है तो बर्ड माउंट ही नहीं कर पाएगा, उसकी ताकत ही नहीं रहेगी खड़े होने की, और ये फर्टिलिटी को भी हैम्पर करता है। क्योंकि जब फर्टिलिटी होती है तो बर्ड में स्पर्म है वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं, और ये क्या करता है, जो फैलोपियन ट्यूब की भूलने पचकने की शक्ति है, जो नीचे से स्पर्म को ऊपर तक ले जाती है, ओवम को निषेचित करने के लिए उसको खत्म कर देता है। तो बर्ड में पता चला ब्रीडर में अंडे आए 100 और बच्चे निकल रहे हैं 25। ये माइकोप्लाज्मा साइनो की आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या। और माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम तो 10 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से टाइमोटेन डाइलोसिन से ट्रीट हो जाता था, लेकिन इसमें इस डिसीज में अगर डिसीज आई है तो 25 mg/kg बॉडी वेट जब आप देंगे मीथोट्रिजियाम या डाइलोसिन तो ही बर्ड ठीक होगी। और इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। साइनोवियल फ्लूइड में रहता है बैक्टीरिया, जहाँ पे एंटीबायोटिक की पहुंच नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन या आपका जो नुकसान है इस तरीके से होता है कि सेललेस अंडे आते हैं, लेयर वाले इनको जानते हैं, ब्रॉयलर में सीआरडी होती है, वेट हैम्पर्ड होता है, लेकिन इस जो लेयर है उसमें एपेक्स जो एक साइड का अंडा है वो कच्चा रह जाता है। अंडा ब्रेकेज होता है, वो आपका नुकसान है, फूटता है अंडा, ब्रेकेज आता है नेसेसरी। नेक्रोटिक एंट्राइटिस की मैं जरूर बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये बैक्टीरिया है जो क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजियंस से होता है, सब आपको पता होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया है। इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, ये जब आप इसको ट्रीटमेंट करते हो, अगर इसका नेक्रोटिक एंट्राइटिस का इन्फेक्शन है क्लॉस्ट्रिडियम का, पूरी अंतड़ी में सूजन आ जाती है। और जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो इतना समझदार बैक्टीरिया है ये कि पूरी अंतड़ी से खींच के क्या करता है, सीका में घुस जाता है। सीका में एंटीबायोटिक का पेनिट्रेशन नहीं होता, एंटीबायोटिक सीका तक पहुंचता ही नहीं। तो आपने 5 दिन इसका ट्रीटमेंट किया तब तक बिल्कुल बर्ड ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये इंटेस्टाइन से भागते 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 आके बर्ड के सीका में छुप जाता है। और जैसे ही आपका एंटीबायोटिक बंद हुआ, ब्लड से उसका विड्रॉवल हो गया, तो फिर सीका से निकल के उल्टा चलना शुरू कर देता है। उसको ट्रीट करना बहुत खतरनाक है, बहुत मुश्किल। अगर नेक्रोटिक एंट्राइटिस आ गया है तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। और ये इसका बैक्टीरिया जो नीचे गिरता है उसको बर्ड फिर खाता है, बर्ड के नीचे की खाने की आदत होती है, कुछ भी खाया फिर ये इन्फेक्शन के अंदर भी घूमता रहता है। तो सोचिए कितना इंटेलिजेंट है, उसको पता चल गया कि एंटीबायोटिक आ रहा है, भागो यहाँ से, ये मार देगा हमको, जाके सीका में छुप जाएगा। और जैसे ही एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट आपने बंद कर दिया, फिर निकल कर सीका से, क्योंकि सीका में एनारोबिक कंडीशन है, अब ऑक्सीजन वहाँ रहती नहीं है। तो इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में, न सिर्फ ब्रॉयलर इंडस्ट्री का बल्कि ब्रीडर और लेयर में। ये देखिए, अगर नेक्रोटिक एंट्राइटिस का सबसे बड़ा कारण है अगर शेड में गीलापन है, लीटर अगर गीला है, ऐसे अगर आपके बर्ड में चिपक रहे हैं ब्रीड, तो आप समझ लीजिए कि नेक्रोटिक एंट्राइटिस और कॉक्सिडियोसिस को आप न्योता दे रहे हैं। क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया है, ये समझिए स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जब बाहर निकलता है बीज से तो स्पोर बन जाता है। बीज किसी मेथी का बीज है या कुछ भी बीज है, उसको बोएंगे, उसको खाद पानी मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिलेगा तो ग्रो करेगा। तो बीज के रूप में पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसको नमी मिली आपके लीटर में, और वैसे ही ग्रो करना शुरू कर देता है, बर्ड के अंदर जाके गोदाम मचाना शुरू कर देता है। और ये जो क्लॉस्ट्रिडियम इन्वेजन का सबसे बड़ा कारण है, लेयर में खासकर हम देखें तो केज में बर्ड होती है, अगर उसके पैरों में ऐसे घाव हैं तो ये वहां से घुसता है बैक्टीरिया। और 2 टाइप की डिसीज करता है, एक तो एंट्राइटिस करेगा, नेक्रोटिक एंट्राइटिस अपने चला देगा, और दूसरा गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस, स्किन को भी फैलाता है। कई बार आप देखेंगे लेयर में डिसीज बड़ी कॉमन है, खासकर सीएवी के समय तो बहुत दिखती है कि पंख गलने लगते हैं और बर्ड मरता है। तो ये 2 टाइप से करता है, अगर बाहर स्किन में है तो जीडी करेगा, गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस करेगा, और अगर अंदर गया है तो नेक्रोटिक एंट्राइटिस कॉज करेगा।
ये है नेक्रोटिक एंटराइटिस। देखिए पूरी अंदर ऐसे फुक्के जैसी फूल जाती है, बलूनिंग हो जाती है इंटेस्टाइन की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितना इसका बैक्टीरिया इसको सड़ा देता है और सड़ के जो गैस बनती है वो गैस से अंदर इसकी सूजन हो जाती है। ये देखिए आप नेक्रोटिक एंटराइटिस गट, इसमें शुरू से लेके जहां से ड्यूडेनम शुरू होता है और क्लोएका तक पूरा नेक्रोटिक नेक्रोसिस है। पूरी अंदर इसकी छिली हुई है, ऐसा जैसे टॉवेल होता है, आप अंदर काटेंगे तो टॉवेल जैसा उसके अंदर में दिखेगा आपको, लगेगा कि बिल्कुल एकदम हम टॉवेल पे हाथ फिरा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नेक्रोसिस कर देता है, अंदर को सड़ा देता है। मुझे लगता है आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है ना? बोर होइएगा तो बता दीजिएगा। नहीं सर। ये देखिए ये नेक्रोटिक एंटराइटिस, मैंने कहा टॉवेल टर्किश टॉवेल जैसा अपीयरेंस आ जाता है, मतलब अंदर लगेगी कि टॉवेल बन गई है, इसका बैक्टीरिया इस अंदर को सड़ा देता है। ये प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता दूं, मेरी फाइंडिंग्स हैं पोल्ट्री में, जो मैं पोस्टमार्टम करता हूँ, कभी ऐसा दिखता है तो उसकी पिक्चर्स भी रखता हूँ, और इतनी सारी पिक्चर्स हो गई हैं कि लाखों हजार दसों हजार पिक्चर्स हैं मेरे पास। आप लोग इस चीज को देखिए और समझिए, गलती मत कीजिए। नेक्रोटिक एंटराइटिस और कॉक्सिडियोसिस में कंफ्यूज मत होइए। जो फार्मर होता है इसको कई लोग कॉक्सिडियोसिस समझ लेते हैं, कॉक्सिडियोसिस का ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता। आप सल्फर ड्रग देंगे, क्लॉस्ट्रीडियम का कुछ नहीं होने वाला, क्लॉस्ट्रीडियम बड़े मजे से रहेगा, उसको कुछ नहीं। सल्फर ड्रग को तो ऐसे ही, क्योंकि उसका ड्रग ऑफ चॉइस ही नहीं है सल्फर ड्रग। सल्फर ड्रग किसकी चॉइस है? सल्फर ड्रग कॉक्सिडियोसिस की चॉइस है। ये देखिए नेक्रोटिक एंटराइटिस का पूरा एकदम आंतरिक जो छील गई है, जैसा लगता है किसी ने छील दिया आंतरिक को। ये बहुत खतरनाक डिसीज है, इमर्जिंग डिसीज है, डिसीज है नेक्रोटिक एंटराइटिस। नेक्रोटिक एंटराइटिस लेयर में, अब देखिए लेयर बर्ड में भी दिखना कितनी बड़ी बात है, लेयर केज में रहती है, ब्रीडर केज में रहता है, लेकिन कैसे न्यूसेंस क्रिएट होता है? लीटर के टच में तो है नहीं, ब्रॉयलर तो हम मानते हैं लीटर के टच में है, लेकिन फिर भी नेक्रोटिक एंटराइटिस लेयर में क्यों दिख रहा है? तो केज में है। इवन कॉक्सिडियोसिस आजकल आप देखेंगे कि लेयर में दिखने लगा, क्यों? मक्खियों के कारण। मक्खियां लीटर में बैठेंगी, दाने में बैठेंगी, ये नीचे से इन्फेक्शन लेके जाएंगी, दाने में जाएंगी, और ये साइकिल घूमती रहेगी, आपकी इन्फेक्शन चलता है। तो फ्लाई कंट्रोल बहुत जरूरी है। फ्लाई न्यूसेंस अगर है तो नेक्रोटिक एंटराइटिस, कॉक्सिडियोसिस जैसी बीमारी आपको लेयर और ब्रीडर में भी देखने मिल जाएगी, भले वो केज में ही क्यों ना हो। इस टाइप की बीट अगर आपको फार्म पे दिख रही है, हल्की सी लसलसी, मतलब ब्लड प्योर नहीं रहेगा, हल्का सा ब्लड मिक्स रहेगा, तो आप समझिए कि नेक्रोटिक एंटराइटिस है। आप अगर अपने फार्म पे जाते हैं तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि बर्ड का लिटर देखिए। फार्मर का सबसे पहला काम है कि फार्म के अंदर जाए और बर्ड का लिटर देखे। अगर उसका लिटर नॉर्मल है तो आपकी पूरी फार्मिंग सही है, अगर लिटर नॉर्मल है तो आपकी फार्मिंग गलत है। बर्ड अपनी पूरी कहानी अपने लिटर में कह देता है कि मेरे को क्या इन्फेक्शन है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दाने में प्रॉब्लम है, कहाँ आपके अमोनिया लेवल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, कहाँ मेरे को नेक्रोटिक एंटराइटिस हुई है, मेरे को कॉक्सिडियोसिस हुई है। बर्ड का लिटर सब बता देता है। बर्ड अपने लिटर के थ्रू बोलती है। बर्ड खुद तो बोल नहीं सकती, लेकिन वो अपने लिटर के थ्रू बता देगी आपको कि क्या इन्फेक्शन है और कहाँ आपको ठीक करना है। तो आप फार्म पे जैसे ही अंदर जाते हैं सबसे पहले बर्ड का लिटर देखिए कि लिटर की कंडीशन क्या है, चाहे वो लेयर हो, चाहे ब्रॉयलर हो, चाहे ब्रीडर हो। नेक्रोटिक एंटराइटिस में आपको ऐसा गिजर्ड इरोजन दिखेगी, एंटराइटिस तो दिखेगी, साथ ही गिजर्ड सड़ने लगता है। इसका बैक्टीरिया हर चीज को सड़ाता है, पूरी इंटेस्टाइन को सड़ा देता है। जहां से शुरू होती है गिजर्ड से, वहां से लेके आखिरी तक सड़ाता रहता है। और लिवर में आपको ऐसे नेक्रोटिक फोकाई देखने को मिलेंगे। अब इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहीं मैरेक्स तो नहीं है, लेकिन मैरेक्स में ऐसा नहीं होता। मैरेक्स में लिवर एनलॉज होता है, लेकिन नेक्रोटिक एंटराइटिस में आपको लीजन ऐसे मिलेंगे, नेक्रोटिक फोकाई मिलेंगे। डॉक्टर आपने देखा होगा, डॉक्टर साहब आपने भी देखे होंगे बर्ड, और डॉक्टर साहब आप लोग को तो पाला पड़ता ही होगा। ये नेक्रोटिक एंटराइटिस और जीडी गैंग्रेनस डर्मेटाइटिस, जैसे मैंने कहा कि ये बैक्टीरिया जब अंतड़ी में जाता है तो नेक्रोटिक एंटराइटिस करता है, और जब स्किन में आता है तो चमड़ी सड़ाता है, इसको गैंग्रेनस डर्मेटाइटिस बोलते हैं। नेक्रोटिक एंटराइटिस में किडनी और इंटेस्टाइन ऐसे दिखती है। ये बैक्टीरिया 12 प्रकार के टॉक्सिन सिक्रीट करता है, 12 प्रकार के टॉक्सिन, जिसमें हेपेटोटॉक्सिन्स भी हैं, नेफ्रोटॉक्सिन्स भी हैं, कार्डियोटॉक्सिन्स भी हैं। मतलब ये लंग भी डैमेज करेगा, लिवर भी डैमेज करेगा, किडनी भी आपको लगेगा कि तो गाउट है। अगर आप उसकी आंतड़ी काट के नहीं देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये गाउट है, लेकिन ये उस क्लॉस्ट्रीडियम के जो टॉक्सिन है उसके कारण आपको नेफ्रोसिस दिख रही किडनी में,
बिल्कुल गाउट जैसे सिम्टम्स। कॉक्सी में आप देखेंगे देसी कड़कनाथ बर्ड है कि ब्लड आएगा। दोनों कॉक्सीडियोसिस और नेक्रोटिक एंटराइटिस में अंतर ये है कि रॉ ब्लड अगर आपको दिख रहा है, खून दिख रहा है, तो कॉक्सीडियोसिस है। लेकिन लसलसी बीट दिख रही है, हल्की सी चॉकलेटी बीट दिख रही है, तो वो नेक्रोटिक एंटराइटिस है। अगर दोनों दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि दोनों कॉम्प्लिकेशन है। अब ये देखिए, ये है सीकल कॉक्सीडियोसिस, इसमें एंटराइटिस नहीं है, सिर्फ सीकल कॉक्सीडियोसिस है। ये सीकल कॉक्सीडियोसिस है। और इसमें भी देखिए क्यों आया, क्योंकि उसके पंजे में देखिए लेटर जो है वो लगा हुआ है, कहीं ना कहीं लेटर गीला था, नमी बढ़ी शेड के अंदर, और ये बैक्टीरिया, ये जो प्रोटोजोआ है वो फ्लेयर अप हुआ। अब सबसे खतरनाक स्थिति क्या होती है, नेक्रोटिक एंटराइटिस और कॉक्सीडियोसिस का कॉम्प्लिकेशन, ये सबसे खतरनाक है। और दोनों कॉम्प्लिकेशन में 90% केस में अब जो इन्फेक्शन मिल रहा है उसमें नेक्रोटिक एंटराइटिस और कॉक्सीडियोसिस दोनों साथ में इन्फेक्शन है। अब यहाँ ट्रीटमेंट करना डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या ट्रीट करोगे और कैसे ट्रीट करोगे, क्योंकि सल्फा अगर आप दे रहे हो तो ऑलरेडी इसके टॉक्सिन से, क्लॉस्ट्रीडियम के टॉक्सिन से लिवर भी डैमेज है, किडनी भी डैमेज है, सल्फा इन चीज़ों को डैमेज करता है। लेकिन अब ट्रीट करना पड़ता है, बड़े स्मार्टली आपको ट्रीट करना है कि बर्ड की इम्यूनिटी भी डाउन ना हो, बर्ड को कोई ड्रग टॉक्सिसिटी भी ना हो, ड्रग ऑफ चॉइस आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि बर्ड ऑलरेडी स्ट्रेस में है, उसका पूरा सिस्टम स्ट्रेस में है, किडनी लिवर स्ट्रेस में है। और यहाँ आपने बोला एंड्रोसिन चला दो, 1 ml लीटर पानी में, नहीं ठीक हो रहा तो 2 ml लीटर पानी में, 3 ml लीटर पानी में, वो सब एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। मैं किसी फोरम में खड़ा होता हूँ तो मैं बोलता हूँ मेरा नंबर चौथा आता है। पहले तो फार्मर खुद इलाज करता है, नहीं ठीक होता तो उस एरिया के बड़े फार्मर के पास जाता है, वो बोलता था ये कर रहा था यार, ये कर। फिर तीसरा नंबर आता है दवाई वालों का, बात करना भी दवाई वाला बैठा होता है, यार भैया उसकी तो यार वो चाइनीज मालिक क्यों ले, हमारा तो बल्गारियन मालिक क्यों ले, हमारा चला वो तो ठीक हो जाएगी। अब जब 3 लोगों से ठीक नहीं होता तो मेरा नंबर आता है डॉक्टर। तब तक केस इतना बिगड़ चुका होता तो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाता, बोले डॉक्टर के पास देखे तो बर्ड तो ठीक ही नहीं, मार गया बर्ड, डॉक्टर बनते ही नहीं, कोई नहीं बताएगा कि मैं 3 10 दिन पहले घूम चुका हूँ, 10 से 15 दिन घूम के आया हूँ आपके पास। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। आज पोल्ट्री एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है, पोल्ट्री आप करना है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, पैसा कमाने के लिए, अनुभव लेने के लिए पोल्ट्री नहीं कर रहे हैं। अनुभव जितना लेना था वो ले लिया आपने। अब जो तलवार की धार पे चलना है प्रॉफिट और लॉस को, तो अब आपको पोल्ट्री बहुत स्मार्टली करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ताकि आपको नुकसान ना हो, और यदि हो विपरीत परिस्थितियों में तो कम से कम नुकसान। IBH ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे मुझे लगता है जो भी ब्रॉयलर फार्मर होंगे कभी ना कभी इससे 2-4 रुपये होंगे, तो इसका बैक्टीरिया, इसका जो वायरस है हार्ड है, एक बार अगर इन्फेक्शन आ गया तो फिर ये फार्म पे कई दिनों तक इसका वायरस रहता है। एडिनो वायरस है, बहुत जल्दी मरता नहीं है। तो ये इन्फेक्शन जो है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक से तीसरे ब्लॉक चलता रहता है। डॉक्टर साहब मेरे को बता दीजिएगा टाइम मेरा आप कंटिन्यू रखिए, जब तक ये लोग ना कहें जब तक चालू रखिए। तो ये IBH देखिए, इसको लीची बोलते हैं अपन, और हार्ट में पानी भर जाता है, लिवर बिल्कुल काला पड़ जाता है, सूज जाता है, किडनी भी एकदम डैमेज हो जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके उपचार पे अपन बात करेंगे बाद में, पहले मैं बता दूं इन्फेक्शन क्या। किडनी देखिए IBH में कैसी किडनी हो जाती है, किडनी लिवर सब कुछ डैमेज हो जाता है, बर्ड का पूरा सिस्टम कोलैप्स होता है। IBH है क्या, IBH बेसिकली जॉन्डिस है, जो ह्यूमन बीइंग में होता है पीलिया, वही बर्ड का एक तरीके से बर्ड का पीलिया। बर्ड में 2 प्रकार से होता है, तो लीची होता है, एक होता है हेपेटाइटिस। तो जो हेपेटाइटिस ह्यूमन में होता है वो इसको हेपेटाइटिस है। जो 2 और 11 से होता है वो हेपेटाइटिस है, इन्फेक्शियस वायरल हेपेटाइटिस। और जो 4 और 10 से होता है वो होता है लीची। तो अलग अलग स्ट्रेन है दोनों। कई जगह आपको सिर्फ हेपेटाइटिस दिखेगी, ऐसे पानी भरा हुआ नहीं दिखेगा बर्ड, लेकिन वो भी हेपेटाइटिस है। ये देखिए IBH जो मैं कह रहा था हेपेटाइटिस, ये सब ऐसा बर्ड हो जाता है। और हार्ट में थोड़ा सा पानी दिखेगा आपको, वो पहली स्लाइड में आपने देखा होगा, हार्ट पूरा फुग्गे जैसा फूल गया, पानी भर गया, लेकिन इसमें हार्ट में थोड़ा सा पीला पानी है, लेकिन लिवर पूरा इसका पीला पड़ गया। अभी बात की हमने IBH की, और ये LPI, ये देखिए LPI, ये लेयर में बेसिकली बड़ी खतरनाक बीमारी है। ब्रॉयलर का लाइफ स्पैन तो 35 दिन का, 35 दिन में बर्ड बिक जाता है, लेकिन लेयर आपको 72 हफ्ते रखनी है, 100 हफ्ते रखनी है। और ये वायरस जो है लेयर में बहुत परेशानी करता है। और ये 2 फॉर्म पे आता है, LPI और HPI। HPI भगवान ना करे किसी के यहाँ भी LPI, तो फिर भी आपको
थोड़ा बहुत नुकसान देके जाता है। HPAI हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वो पूरा फ्लॉक ही खत्म कर देता है, आपकी कमर तोड़ देता है फार्मर की। तो ये ऐसा आपको LPI में ड्रेनेज ट्रैकिया मिलेगा और उसमें कब मिलेगा। HPAI जिसकी मैं बात कर रहा था, HPAI में बर्ड ऐसे मरती है कि आप एक चक्कर लगाएगा इधर से 100 बर्ड निकली, चक्कर लगा के वहां से आए फिर 100 बर्ड निकली, 3 से 5 दिन में फ्लॉक साफ हो जाता है, कितना ही बड़ा फ्लॉक हो, और उसमें कुछ नहीं दिखेगा। इतना एक्यूट केस में कि सिर्फ हीमोरेजेस दिखेंगे। आप देखेंगे कि मिस्टर लार्वे में जो पेट है उसमें सिर्फ हीमोरेजेस दिख रहे हैं आपको, हल्के से हीमोरेजेस दिखेंगे। एक्यूट केस में बर्ड एकदम भट्टी जैसी हो जाएगी। जब फ्रेश बर्ड को आप काट के देखेंगे तो आप हाथ नहीं लगा सकते, उसमें इतनी गर्म बर्ड रहती है, इतना टेम्परेचर रहता है, और बर्ड की डेथ होती है। रानीखेत डिसीज, ये जो मैं कह रहा था आपसे, एक चैलेंज के रूप में सामने आया है अभी निकट भविष्य में, पिछले 6-8 महीने में, जिसने तबाही मचाई है ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक। हर जगह, क्या ब्रीडर, क्या ब्रॉयलर और क्या लेयर, हर जगह इसने तबाही मचाई है। ये मैं इसलिए रीइमर्जिंग इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि 94-95 मैंने कैरियर शुरू किया था, उस समय बटन सेप डल्सर वाला बर्ड ऐसा दिखता था रानीखेत का। अब वो फिर से बटन सेप डल्सर जो है दिखना शुरू हो गया। तो ये बटन सेप डल्सर का मिलना, ये हाईली पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ, वेलोजेनिक फॉर्म इसको बोलो, पैथोजेनिक फॉर्म जो है वेलोजेनिक स्ट्रेन का, वो है ये इन्फेक्शन। ये रानीखेत डिसीज से बटन सेप डल्सर आपको मिलेंगे इंटेस्टाइन में देखने में, बिल्कुल छोटे छोटे पैचेस मिलेंगे, और जितने ज्यादा ही मिल रहे हैं उतना समझ लीजिए कि हाईली वेलोजेनिक स्ट्रेन का इन्फेक्शन। हम पोल्ट्री को क्या दें, तो हम पोल्ट्री को दें बेसिक नीड्स उसकी, और वो हमको क्या लौटाएगी, बेस्ट प्रॉफिट। पोल्ट्री आपसे उसको बेसिक नीड्स जो मैंने शुरू में बताया था, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध दाना, बायोसिक्योरिटी, इम्यूनिटी अगर आप दे रहे हैं तो बर्ड आपको लौटा देती है। बर्ड अपने पास कुछ नहीं रखती, आप उसको जैसा दोगे वो आपको मल्टीप्लाई करके वापस करेगी। अगर आपने उसको गंदा माहौल दिया है तो उससे ज़्यादा दुगना आपको नुकसान देके जाएगी, लेकिन अगर आपने अच्छा एटमॉस्फेयर दिया, अच्छा माहौल दिया है तो निश्चित रूप से आपको उस माहौल, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके आपको देके जाएगी। कंट्रोल ऑफ डिसीजेज, इसमें हम बात करेंगे कैसे कंट्रोल करें। प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि पोल्ट्री का शुरुआत यही है, या पोल्ट्री के लिए क्यों, हर जगह हम ये जानते हैं कि प्रिवेंशन जो है बहुत अच्छी चीज़ है। बीमारी ना आए उसकी कोशिश की जाए, बनिस्बत इससे कि बीमारी आ जाए और फिर उसको ट्रीटमेंट करें, क्योंकि बीमारी जब आ जाती है हम ट्रीटमेंट करते हैं, धन और धर्म दोनों जाता है, पैसा भी खर्च होता है और बर्ड भी नहीं बचता है। तो देयर आर 2 ways टू कंट्रोल द डिजीज, प्रिवेंशन एंड क्योर। अब प्रिवेंशन जो है क्यों अच्छा है, क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव। प्रिवेंशन किसी चीज़ की प्रिवेंशन करना है तो वो बहुत कम खर्चे में हो जाता है। आप लाइसेंस बनवा लीजिए और गाड़ी चलाइए, एक्सीडेंट बाय द वे अगर हो भी जाता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बगैर लाइसेंस, अगर लाइसेंस आपका नहीं बना है और आप गाड़ी चलाते एक्सीडेंट करते पकड़े गए, सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है। तो ये अंतर है कि प्रिवेंशन आपका लाइसेंस है और अगर आपके पास है तो आपका नुकसान कम होगा। प्रॉपर गाइडेंस ऑफ वेटनेरियन, जैसे मैंने कहा मेरा नंबर चौथा आता है, किसी का भी नंबर वेटनेरियन का चौथा अगर आप रख रहे हैं तो फिर गलत बात है, उसको बिल्कुल मत करिए। टेक्निकल असिस्टेंस वेल इन टाइम दीजिए, क्योंकि आज की तारीख में डायग्नोसिस महत्वपूर्ण नहीं है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस महत्वपूर्ण है। 2 बीमारी 3 बीमारी एक साथ हैं, तो वो बीमारी किसके कारण कौन सी बीमारी है ये जानना, और कौन कौन सी बीमारी है ये जानना बहुत जरूरी है। आपको रानीखेत के सिम्टम्स दिखे और आपने लसोटा कर दिया तो हो सकता है वॉक हो जाए, क्योंकि पर्दे के पीछे पता चला कि LPAI है, लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा है, आपने लसोटा किया तो प्रोवोक हो जाएगा, एकदम मॉर्टेलिटी बढ़ जाएगी। तो पहचानना बहुत जरूरी है, कहीं सिंगल रानीखेत ही है कि LPAI भी इसके साथ में है, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं। स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी रखिए, गुड फार्म हाइजीन रखिए। देखिए मैं एक बात मानता हूँ कि यहाँ खड़े होकर बात करना और फार्म लेवल पे जाके करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये आपकी चॉइस नहीं है, ये आपकी चॉइस नहीं है कि आप अच्छी बायोसिक्योरिटी रखें या अच्छा फार्म हाइजीन रखें, ये जरूरत है, चॉइस नहीं है आपकी, आपको ये करना पड़ेगा। मैं करूं या नहीं करूं चलिए अब वो नहीं है, आपको करना पड़ेगा। अगर आपको सफल लाभदायक फार्मिंग करनी है तो इन चीज़ों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं अपने फार्म की बायोसिक्योरिटी अच्छी रखूं, मैं अपने फार्म पे हाइजीन अच्छा रखूं, ये जरूरत है, नीड है। गुड न्यूट्रिशन एंड बैलेंस फीड, ये बहुत जरूरी है। बर्ड का सबसे पहला इम्यून ऑर्गन है इंटेस्टाइन, हम बोलते हैं बर्सा है, थाइमस है,
हार्ड इंग्लैंड है, ये है, वो है, सब सब अपनी जगह सही है, लेकिन सबसे पहला जो इम्यूनिटी का ऑर्गन है वो है इंटेस्टाइन, क्योंकि वहीं से डाइजेशन बर्ड कर, जो आप खाना उसको खिला रहे हो उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके बर्ड अपनी बॉडी को देती है, फिर बॉडी उसके प्रोटीन से, जैसे होता है ना कि रॉ मटेरियल खरीद के कोई बना रहा है, गोला बारूद बना रहा है अपनी रक्षा के लिए, तो वैसे ही ये बर्ड है पूरे न्यूट्रिशन खींच के बर्ड अपने शरीर को देती है, और फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, चाहे वर्सा हो चाहे थाइमस हो, वहाँ पे जा जाके उस खींचे हुए अमीनो एसिड से, कार्बोहाइड्रेट से, मिनरल से, विटामिन से उसकी इम्यूनिटी बनती है। क्योंकि जितनी भी इम्यूनिटी के स्रोत हैं, चाहे हम आईजीजी की बात करें, आईजीएम की बात करें, जो भी इम्यूनोग्लोबिन्स हैं या जो भी सेल्स हैं, वो सब बेसिक जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है, बर्ड न्यूट्रिशन खींच के प्रोटीन का शरीर को देती है और शरीर में फिर उससे इम्यूनिटी बनती है। तो पहला इम्यून ऑर्गन जो है इंटेस्टाइन है, और उसके लिए बहुत जरूरी है आपका न्यूट्रिशन। अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए बर्ड को, अच्छा बैलेंस न्यूट्रिशन दीजिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। बहुत इतना बड़ा साइंस है कि मैं दिन भर भी बात की जाए इसमें तो कम पड़ेगा। होता ही है, कुछ फार्मर्स आपने देखा होगा जो वैक्सीन करते हैं तो आपकी टंकी में थोड़ा सा पानी अगर बचा है तो उसमें क्लोरीन की टेबलेट पड़ी हुई है, भले आउटलेट तो थोड़ा ऊपर रहता है टंकी से, गलती बेसिक कम होती है, और उस उतना पानी बहुत है आपकी पूरे वैक्सीन के वायरस को मारने के लिए। आपने वैक्सीन बनाया और टंकी में अगर 6 इंच पानी भी, 2 इंच पानी भी बचा हुआ है क्लोरीन वाला, तो आपकी वैक्सीन खराब हो जाएगी। पूरी टंकी साफ करना है आपको, क्लोरीन का पानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने टेबलेट डाली NADCC वो 72 घंटे तक पानी में रहती है। 72 घंटे, हम तो 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में हमने बात की, 72 घंटे तक क्लोरीन रहेगी, वो क्लोरीन वैक्सीन वायरस को किल कर देगी। दूसरी गलती फार्मर ये करता है कि जो डाइल्यूएंट डाला उसमें वैक्सीन में और खिलाता है, उस वैक्सीन वायल में कहीं नहीं लिखा सेक वेल बिफोर यूज, लिखा है क्या थी, जैसे हम कोई सस्पेंशन पीते हैं, कफ सिरप तो हिलाते हैं, उसमें लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज। वैक्सीन की वायल में कहीं नहीं लिखा रहता, आपने उसको हिलाया, वो लाइव वायरस है, पता चला टूट गया, वो हेड बॉडी टेल अलग अलग हो गई, इसकी आपकी वैक्सीन खराब है। आप जब उसको वायल में डालेंगे वैक्सीन को, ना जेंटल टिल्टिंग करेंगे, हल्के हाथ से हिलाएंगे, वो भूल जाता है, उसको कोई ऐसे जोर से हिलाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत विशेष ध्यान रखिए, वैक्सीन करते समय ऐसे कई कारण है वैक्सीन हमारा फेल होता है। फिर कई बार ये होता है कि हम मैंने वैक्सीन किया और सारी खाली वायल वहीं थ्रो कर दिया, उसमें लाइव वायरस है। वैक्सीन वायरस है क्या, हमने जंगल से आदमखोर शेर को पकड़ा, जंगल से हमने जो वायरस है फिर उसको लिया, उसको शेर को हमने घास फूस खिलाया, वो भूल गया कि कभी मैं मांस खाता था, मैं शिकार करता था, वो क्या बन गया, शाकाहारी शेर बन गया। अब हम उस शेर को दिखा के डरा रहे हैं मांसाहारी शेर को, ठीक है, उसको लगेगा कि यार पहले से शेर बैठा हुआ है, झगड़ा हुआ, आपने जो वैक्सीन दिया। तो अगर आपने वो वायर, वैक्सीन की वायर फेंक दी, फिर से वो शेर जंगल में आपने छोड़ दिया, वो फिर से मांस खाना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया, धीरे धीरे वो वायरस पैथोजेनिसिटी गेन करके आपके फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। डिस्पोजल ऑफ वैक्सीन वायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वैक्सीन वायर को फॉर्मेलिन आप जला नहीं सकते, गाड़ नहीं सकते, कोई भी आप डिसइंफेक्टेंट होता है आपके यहाँ जिससे आप स्प्रे करते हो, या फॉर्मेलिन होता है, थोड़ा फॉर्मेलिन का पानी ले लो और एक डिब्बे में सारे वैक्सीन के वायर उसमें डाल दो, थोड़ी देर हिला दो, आधे घंटे बाद फिर आपको यहाँ फेंकना है। तो डिस्पोजल ऑफ वैक्सीन, एम्प्टी वैक्सीन वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर ऐसी वैक्सीन फेंकी तो एक दिन आपके फार्म में वही वायरस आउटब्रेक कर देगा। ध्यान रखिए इस चीज का, छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर रेगुलर माइकोप्लाज्मा प्रिवेंशन, अगर आपका फीडर है और लेयर है तो रेगुलर माइकोप्लाज्मा भी वो चलाते थे। पहले तो ये होता था कि हम 10% वाला टाइकोलेन जो हम बोलते हैं वो चला दिया, 1 किलो पर टन या 500 ग्राम पर टन, और 500 ग्राम अपन ने CTC डाल दिया। अब मैं जो ट्रीटमेंट सजेस्ट करता हूँ लेयर फार्मर को, वो 4.5 किलो ट्रियामिलिन और 1 किलो 200 ग्राम CTC 3 दिन के लिए, आप 7 दिन नहीं चलाना, 3 दिन के लिए, क्योंकि साइनोवी किल नहीं होगा आपके इस डोज से। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लेयर में माइकोप्लाज्मा ट्रीटमेंट करना है तो 3 दिन का ट्रीटमेंट करिए, और 4.5 किलो ट्रियाम्यूलिन और 1200 ग्राम CTC, इसमें आप जाएंगे या टाइलोसिन तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ई कोलाई, क्लॉस्ट्रीडियम और साल्मोनेला प्रिवेंशन, ये 3 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ हैं पोल्ट्री की। आपको इनसे बहुत बच के रहना और लगातार लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये अपना अस्तुरा रोज धाक लगा रहे हैं, आप उसके अस्तुरे से बच रहे हो। इनकी तो डाल में पाँच वाली बात है, यहाँ ले रहे हैं वैक्सीन लेके, एंटीबायोटिक लेके हम डाल कूद रहे हैं, पत्ती कूद रहा है यहाँ से।
तो ये बात है कि हमको बहुत विजिलेंट रहना है। इम्यूनाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने कहा वायरल डिजीज के लिए, बैक्टीरियल डिजीज के लिए आप वैक्सीनेशन बिल्कुल मत छोड़िए, वैक्सीनेशन जरूर कीजिए। और वैक्सीनेशन के संबंध में बोलूँगा कि फलाने फॉर्म पे तो वो शेड्यूल चल रहा है, मेरे फॉर्म पे शेड्यूल चल रहा है। अगर दोनों फॉर्म पे अलग अलग शेड्यूल चल रहा है, दोनों को रिजल्ट मिल रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है अपने फॉर्म का शेड्यूल चेंज करने की। आपके फॉर्म पे जो शेड्यूल सूट कर रहा है उसी शेड्यूल पे चलिए आप। एक अंग्रेजी में कहावत है, नेवर डिस्टर्ब रनिंग हॉर्स, दौड़ते हुए घोड़े को डिस्टर्ब मत करो। जो दाना आपके फॉर्म पे रिजल्ट दे रहा है, जो दवाई आपके फॉर्म पे रिजल्ट दे रही है, जो वैक्सीन शेड्यूल आपके फॉर्म पे रिजल्ट दे रहा है, किसी दूसरे की देखा सीखी पे आप वो काम मत करो चेंज करने वाला। दौड़ते तो घोड़े को जहाँ दौड़ रहा है, जब दिक्कत आएगी उस समय देखिए, बीच में छेड़ने की जरूरत नहीं है। पोल्ट्री एक्सपेरिमेंट की चीज अब बची नहीं। और नो ओवर क्राउडिंग, अगर आपको बीमारी से बचना है, जैसे मैंने कहा छोटा बर्ड बड़ा बर्ड के सेल में बड़ा अच्छा सामंजस्य था, वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वेंटिलेशन देना है, ओवर क्राउडिंग नहीं करना है। नहीं तो आप लेयर यदि है तो चिकन एनीमिया को आमंत्रण दे रहे हैं, और ब्रॉयलर है तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को आमंत्रण दे रहे हैं। ओवर क्राउडिंग बिल्कुल ना करें। कुछ फार्मर क्या सोचते हैं, अरे यार वो चिकन एनीमिया में तो 10% तो मर ही जाता है, कम पर उतना ज्यादा डालते हैं। बिल्कुल नहीं करना है लेयर में, उतनी बर्ड डालिए जितनी की कैपेसिटी है, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। फार्मर ज्यादा बर्ड डालता है इसलिए कितनी तो मरी रही है यार 3-4 फ्लॉक से। आप उसको ट्रीट करने की कोशिश करो, प्रिवेंट करने की कोशिश करो, लेकिन ज्यादा बर्ड इसलिए मत डालो कि मर जाती है, उतनी मेरे केस खाली रह जाते हैं। वो गलती कभी नहीं करना, ओवर क्राउडिंग बिल्कुल नहीं करना है। और मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। क्योर ऑलवेज एक्सपेंसिव, जैसे मैंने कहा, लेकिन इसमें प्रॉपर डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समय पे हो जाना चाहिए। अगर हो गया तो आपका नुकसान कम होगा। फॉलो द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, पूरा ट्रीटमेंट फॉलो करो। जिस भी डॉक्टर का आप ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हो, कंफ्यूज होके कभी भी टू मैनी कुक स्पॉइल द सूप ऐसा बोलते हैं हम। ज्यादा वेटरेरियन भी आपको मैं सलाह दे रहे हैं, बहुत कोई किसी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, किसी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, लेकिन आप जिसको फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करो। 2 दिन में रिजल्ट नहीं मिला, 3 दिन मिला, 5 दिन का एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट है, मिलेगा रिजल्ट? नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर को पता है कि मैंने इसमें ये एंटीबायोटिक दिया था, इसका रिजल्ट नहीं आया, तो मेरे को अब इससे हायर एंटीबायोटिक या किसी और ड्रग पे जाना है, तो कैसे जाना है? आपने 5 दिन ट्रीटमेंट किया, 3 दिन ट्रीटमेंट किया, रिजल्ट नहीं मिला, आप दूसरे के पास चले गए, तो उसको पता ही नहीं कि आपने क्या किया है, फिर वो नए सिरे से बात शुरू हो जाएगी। बेटर है किसी एक कंसल्टेंट को फॉलो करो, एक डॉक्टर को फॉलो करो, रादर देन या बहुत सारे डॉक्टरों को फॉलो करो, वहाँ कंफ्यूजन होता है और नुकसान होता है। ऑलवेज अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, खुद दवा देना बिल्कुल बंद करिए। और इक्वलाइजर जो ट्रीटमेंट डालते हैं आप लोग पानी ट्रीट करने के लिए, एसिडिफायर और टेबलेट, मैक्सिमम फार्मर क्या करता है, टेबलेट और एसिडिफायर एक साथ डाल देता है। ऐसा नहीं करना है। आप पहले एसिडिफायर डालिए, जो भी आप एसिडिफायर डालते हैं, जो उसका जो डोज है, प्रॉपर डोज, 1 ml 5 लीटर में, 1 ml 3 लीटर में, 1 ml 10 लीटर, पहले उसको डाल दीजिए, 15 मिनट रुकिए, उसको अपना काम करने दीजिए, उसके बाद फिर टेबलेट डालिए, टेबलेट डाल के 15 मिनट रुकिए, उसको अपना काम करने दीजिए, फिर पानी चलाइए। आपने दोनों चीज एक साथ डाली और दोनों चीज पता आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हुई, खत्म हो गई, पानी में तो कुछ काम ही नहीं आया। पहले उसका पीएच नॉर्मल होने दीजिए आप एसिडिफायर डाल के, और उसके बाद टेबलेट डालिए या आयोडीन डालिए या जो भी आप डालते हैं, जो भी करते हैं। और जब दवाई भी आप दे रहे हैं, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, विटामिन ट्रीटमेंट कर जो भी कर रहे हैं, तो सबको एक साथ बाल्टी में घोल के ऐसा टंकी मत डाल दीजिए, एक एक ड्रग को डालिए। मेहनत लगेगी, देखिए मेहनत लगेगी, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। आपकी चॉइस नहीं है और जरूरत है। अगर चॉइस से होता तो हम आगे बीमारी नहीं देंगे दवाई, हमारी चॉइस है, ठीक होना ठीक होगी, कैसे नहीं ठीक हुई, पर चॉइस नहीं है। बीमारी आई तो ट्रीटमेंट करना है, जरूरत है वो। तो आपकी ये जरूरत है कि आप अगर मेडिकेशन का प्रॉपर इफेक्ट चाहते हैं तो मेडिसिन अलग अलग डालिए। जो भी मेडिसिन है उसको एक साथ बाल्टी में घोल के घोल बना के उसको मत डालिए, कॉकटेल मत कर दीजिए उसको। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने प्रैक्टिकली सीखी हैं, आप लोगों से सीखी हैं, जो कुछ गलती की है उनको समझाया। तो ये सब चीजें इसीलिए हैं। बायोसिक्योरिटी एक्सटर्नल इंटरनल, मैं थोड़ा सा इस पर जरूर फोकस करूंगा। एक्सटर्नल बायोसिक्योरिटी ये है आपके साथ में, फार्म के साथ में, है ना। ये आप सब जानते होंगे, व्हीकल जो है आपके वॉशिंग होके आना चाहिए। देखिए मैं बहुत बता रहा हूँ, मैंने कहा कि यहाँ खड़े होकर बात करना आसान है, आपको कुछ भी बोला, लेकिन जितना आप कर सकते हैं, मैं अगर 10 पॉइंट बता रहा हूँ तो आप 2 पॉइंट भी कीजिए, 3 पॉइंट भी कीजिए, जितना आप कर पाएंगे आपके बेनिफिट के लिए अच्छा है। बहुत जरूरी है सब पॉइंट्स हैं कि व्हीकल वॉशिंग होनी चाहिए, व्हील डिप होना चाहिए,
ये सब इंटरनल बायोसिक्योरिटी का ये है। आप भी अपने फार्म पे एक आदर्श सेट कीजिए। आपकी गाड़ी फार्म पे नहीं धुलनी चाहिए। मतलब आप गाड़ी लेके कार लेके गए और नौकर से बोले जब मार यार पानी मार इसमें, फिर वो क्या करेगा, अपनी गाड़ी भी धोएगा, फिर बाहर की गाड़ी भी धुलेगी। तो ये जो है फार्म पे गाड़ी धुलने का चक्कर बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब आप एग्जाम्पल सेट करें कि मेरी गाड़ी भी नहीं धुलेगी फार्म पे, तो उसको लगेगा जब मालिक नहीं धो रहा है तो मैं क्यों धोऊंगा यार। होता ये ट्रेडर आता है माल भरने, बढ़िया मशीन लगा के पाइप से अपना पूरा गाड़ी धोता है आपके फार्म में और पूरा लीटर गिरा के चला जाता है, पूरा इंजेक्शन छोड़ के चला जाता है। अपने फार्म के अंदर गाड़ी धुलना बिल्कुल बंद कीजिए। 1 ग्राम लीटर में 1 करोड़ वायरस होता है। 1 करोड़ वायरस आपके फार्म पे तबाही लाने के लिए बहुत है। एक वायरस बहुत इतना फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लॉस्ट्रीडियम मैंने कहा कि क्यों खतरनाक है, 7 मिनट इसका डबलिंग टाइम है, 1 से 2 7 मिनट में हो जाता है। ई कोलाई का 30 मिनट है। सबसे फास्टेस्ट डबलिंग टाइम क्लॉस्ट्रीडियम का, इतना तेज 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनता है और 12 घंटे में इतना हो जाता है कि बर्ड को मार देगा। फिर उस पर ट्रीटमेंट का भी असर नहीं होता। कितना फास्ट डेवलप होता है डबलिंग टाइम। ध्यान रखिए कि एक बैक्टीरिया और एक वायरस आपके बर्ड को 12 घंटे में मार सकता है। अभी ये तो 10 करोड़ बैक्टीरिया छोड़ के जा रहे हैं। लिटर जो भी वो प्रॉपर उसका डिस्पोजल होना चाहिए। ये मैंने बहुत सारे पॉइंट है कि पॉइंट बहुत डिस्कशन हो सकता है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फीड जहाँ भी आप स्टोर करें, फीड को ब्लेम करने से पहले आप ये देख लें कि आपने जहाँ फीड रखा था वहाँ नमी तो नहीं है। वुडन प्लैंक में फीड रखें, कम से कम जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखें, नीचे रखें, उसके बाद बहुत सारे फार्मिंग कर पाएंगे। मेरा स्ट्रिक्ट मानना है कि फार्मिंग इज एन आर्ट रादर देन साइंस। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। बहुत बहुत